फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दो टर्म्स गिवन है 38 माइनस 26। अब इसे काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। मतलब ए सेकेंड यहाँ गिवन है दो टर्म्स, एक है सेकेंड टर्म को A2 लिखते हैं 38, फिर इसे हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे A प्लस डी इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड यहाँ पे देख लो ये सिक्स टर्म है, सिक्स टर्म को A6 लिखेंगे हम A माइनस 22। अब A6 को अगर जनरल फॉर्म में हम एक्सपेंड करते हैं तो A प्लस 5D इक्वल टू माइनस 22 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको ये करना है कि फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देना है, जैसे कि A प्लस डी इक्वल टू 38 एंड A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 22। अब साइन यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, ये कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद माइनस 4D इज इक्वल टू ये 60 और ये कैंसिल होके यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगा बच्चों माइनस 15। अब जब D हमने निकाले तो अब हम बात करेंगे A की, तो A की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ D पुट कर देता हूँ माइनस 15, तो A माइनस 15 इक्वल टू 38 और A की वैल्यू 38 प्लस 15, ये आंसर आएगा 53। तो फर्स्ट टर्म मतलब 53 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुझे 53 फिल करना है। देन डी को क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे, यानी फर्स्ट टर्म मिल गया तो उसमें अब डी ऐड करते जाएंगे और आगे के हर बॉक्स जो है फिल होते जाएगा। जैसे अगर मैं 53 में माइनस 15 ऐड करता हूँ, आप सबको देख लो यहाँ पे डी की वैल्यू है माइनस 15, तो 38 आएगा। फिर अगर 38 में मैं माइनस 15 ऐड करता हूँ तो मतलब वो एक सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि डी निगेटिव में है तो हम ऐड तो बोल रहे हैं बट वो सब्ट्रैक्शन होगा साइन नेगेटिव में होने की वजह से। तब ये बच्चों यहाँ आ जाएगा 23। देन 23 में से अगर मैं फिर से 15 एक बार और माइनस कर दूँ तो आप सबको पता है यहाँ पे आ जाएगा 8, और फिर 8 में से अगर मैं 15 फिर से मैं माइनस कर दूँ तो माइनस 7। और इस तरीके से हमने ये सारे बॉक्स हमने फिल कर लिए, और ये इसका आंसर जो है यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, आप ये देख लो 53, 23, 8। अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो विच टर्म ऑफ द AP इज़ 78। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको ये चेक करके बताना है कि 78 इस AP में कौन सा टर्म है। ओके, तो मतलब यहाँ हमें फाइंड करना है n। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि विच टर्म ऑफ दिस AP, इसका मतलब आपको n फाइंड करना है। या फिर ये भी कहा जाए चेक डैट दिस इज़, अगर यहीं पे ये क्वेश्चन होता है कि चेक डैट 78 इज़ अ टर्म ऑफ दिस AP, मतलब चेक करना है कि 78 इस AP में आएगा या नहीं। या फिर क्वेश्चन में यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये इसमें है बट कहाँ पे है। ये दोनों क्वेश्चन में हमेशा हमें n फाइंड करना होता है, तो यहाँ भी हम n फाइंड करेंगे। इसके लिए क्या है कि हम इसे मान लेंगे कि जो 78 है हमें नहीं पता किस कौन से पोजीशन पे है, तो इससे हम an मान लेंगे। an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अब यहाँ पे जो भी चीज़ हमारे पास है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू है आप यहाँ देख रहे हो 3, और डी की वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो अब हम यहाँ फर्स्ट टर्म रख देंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 5 इक्वल टू 78। 78 माइनस 3 कर लेंगे तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3, ये 75 हो जाएगा। एंड देन 5 से जो है इसे कैंसिल कर देंगे, तो ये 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। फिर 1 ला के इधर ऐड कर देंगे तो 16। एक बात और बता दूं बच्चों, यहाँ तो ठीक है नेचुरल नंबर में आ रहा है n, कभी कभी ये फ्रैक्शन में भी आता है। वो कब आएगा, जब चेक डेट का आ जाएगा। इसका मतलब श्योर नहीं है कि वो टर्म है भी या नहीं भी है। यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये इसका टर्म है बट कौन से पोजिशन पर ये नहीं मालूम, तो n यहाँ पर निकल गया 16, तो इसका मतलब ये इसका 16 टर्म है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो रही है एक एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 8 है। आप यहाँ पे स्टूडेंट देखना, यहाँ लिखा है कि एक AP है और उसमें 50 टर्म्स हैं, जिनका थर्ड टर्म जो है 12 है एंड लास्ट टर्म है 16 है। तो अब सबसे पहली बात देखो, टोटल टर्म्स यहाँ पे कहा गया है 50। इसका मतलब जो ये लास्ट टर्म कहा जा रहा है ये A50 है, A50 है 106। और उसी AP में एक और टर्म है 8 थर्ड टर्म मतलब A3 इक्वल टू 12। तो कभी भी अगर दो टर्म्स की वैल्यू गिवन है तो हम उसे A, D और AP कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो थर्ड टर्म 12 है,
इससे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू 12 इक्वेशन 1। देन फिर 50 टर्म यानी लास्ट टर्म किस पोजीशन पे होगा 50, क्योंकि टोटल टर्म्स यहाँ कितने 50 है, तो जो ये लास्ट में टर्म होगा वो डेफिनेटली वो 50 टर्म है, तो a50 इक्वल टू 106। इससे जनरल फॉर्म में तोड़ेंगे a प्लस 49d इक्वल टू 106 इक्वेशन नंबर सेकेंड। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था हमेशा 1 माइनस सेकेंड कर लेना है, तो यहाँ से आपको d मिलेगा क्योंकि a कैंसिल होता है हर क्वेश्चन में, हर सिचुएशन में। 49d इक्वल टू 106। अभी सब माइनस कर लेंगे। माइनस करने के लिए बच्चों आपको यहाँ की साइन चेंज कर देनी है, ये a वाला कैंसिल हो जाएगा एंड 49 में से आप 2 माइनस कर लो तो आपको पता है माइनस 47d इक्वल टू। अब आगे देखो, यहाँ अगर मैं 106 में से अगर 12 माइनस करता हूँ तो माइनस 94। अब यहाँ पे आप देखो d कैसे निकालोगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं और d की वैल्यू आपको पता है कि 47 से 94 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू जो है वो निकल गया 2। अब d तो हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे a, क्योंकि जब a और d निकलेगा तभी हम आगे ये 29 टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो, चाहो तो आप फर्स्ट से या सेकंड से। तो जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे कि पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में अगर d की जगह मैं 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख लो a प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 12 एंड 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो फर्स्ट टर्म बच्चों क्या है 8 और d क्या है 2। तो इस AP का मुझे निकालना है 29 टर्म, तो 29 टर्म का मतलब हुआ a प्लस 28d और a की जगह हम 8 पुट करेंगे और 28 टाइम्स इंटू 2 और 8 प्लस 28 को अगर मैं डबल कर दूं तो आपको पता है ये हो जाएगा 56 और 56 में 8 ऐड कर दें तो ये हो जाता है 64 और इसका आंसर होगा कि 29 टर्म इज़ 64। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें लिखा है 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक छोटा क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकल है। आप देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक AP है और इस AP में एक टर्म है 17 टर्म, ओके, एंड एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, मतलब एक दूसरा टर्म है A10 और A10 से A17 ज़्यादा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग AP है। और कितना ज़्यादा है तो 7, इसका मतलब है कि A17 में से A10 को माइनस करेंगे तो 7 के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों को जनरल फॉर्म में एक्सपेंड कर लेते हैं, तो A17 का मतलब है A प्लस 16D और A10 का मतलब है A प्लस 9D। अब यहाँ से देखो ये A कैंसिल हो जाएगा जैसे कि A प्लस 16D, फिर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 9D इक्वल टू 7, ये दोनों A कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद 16D माइनस 9D ये क्या होता है तो 7D इक्वल टू 7 और D की वैल्यू आएगा यहाँ पे 1। तो हमने D कैलकुलेट कर लिया और यही पूछा गया था इसमें कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1। तो बच्चों एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते चलो। अगर आपको वीडियो में एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके उससे सोचो, उसके बारे में देखो कि मैं किस तरीके से हर एक एक स्टेप में क्या लिख रहा हूँ और क्या मैं बोल रहा हूँ। इसे ध्यान से समझो क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही आसान है अगर आप सही से अटेंटिव होकर देखोगे तो। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों NCERT के हिसाब से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 14 मतलब NCERT की क्वेश्चन 14 है। इसमें लिखा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20 50। एक रेंज दिया है कि 4 का मल्टीपल मतलब इसका टेबल, यानी 4 के टेबल में कितने नंबर्स हैं 10 और 250 के बीच में। तो हमें नहीं मालूम, डायरेक्ट हम नहीं बता सकते कि इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 के बाद पहला मल्टीपल यानी 4 के टेबल में क्या आता है तो 12, उसके बाद 16। देन अब हम लास्ट में बात करते हैं 250। तो यहाँ पे 250 है तो 250 से पहले हमें देखना है कि 4 का टेबल में क्या आ सकता है। जैसे कि 249 नहीं आएगा, 248 ये
4 से कट सकता है, मतलब उसके टेबल में, तो हम यहाँ लिख देंगे लास्ट टर्म में 248। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको करना ये होता है, जब भी 4 5 किसी भी नंबर के मल्टीपल की बात हो रही है, 2 डिजिट की बात हो रही है, 3 डिजिट की बात हो रही है, या फिर यहाँ पे देखो 2 डिजिट ना कह के इन्होंने एक रेंज दे दिया है कि 10 और 250 के बीच में ये एक रेंज है। कभी कभी ये ना दे के ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 4 5 बिटवीन 2 डिजिट, है ना, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 2 डिजिट मल्टीपल। तो वहाँ पे 2 डिजिट 3 डिजिट इसलिए कहा जाता है कि वो एक बाउंडेड हो जाए। यहाँ पे बाउंडेड किया गया है नंबर देकर। तो सबसे पहले आपको शुरू में 1 2 टर्म्स निकाल लेना और लास्ट में एक, ओके। उसके बाद ये लास्ट वाली टर्म्स को आपको कंसिडर करना है कि ये ए एन है, तो एन इक्वल टू लिख देना है 248। देन एन को जनरल फॉर्म में आपको लिखना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। अब यहाँ पे जो आपके पास है वो पुट कर लो। जैसे कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू आप देख रहे हो 12 है, तो यहाँ रख दो 12। एन हमें पुट नहीं करना है क्योंकि यही हमें कैलकुलेट करना है। डी की वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। जिसकी आप मल्टीपल बना रहे हो डी हमेशा वहीं आएगा, ये बात अच्छे से याद रखना। 5 के मल्टीपल में डी 5 होगा, 7 के मल्टीपल में डी 7 होगा। तो अब बच्चों हम यहाँ से निकालेंगे एन की वैल्यू। इसके लिए 248 में से माइनस कर लेंगे 12, तो 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 हो जाएगा ये। अब 236 को हम 4 से कर देंगे डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो 59 आएगा, 1 इधर ऐड कर देंगे तो मतलब 60। तो ये पता चला कि ये टोटल जो है हमारे पास 10 और 250 के बीच में 4 से कितने नंबर हैं जो डिवाइड हो सकते हैं, वो है 60, यहाँ TH नहीं लगाएंगे, 60, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए ये एक पार्टिकुलर टर्म्स नहीं है, टोटल नंबर्स कितने हैं, 60 है। तो ये इसका आंसर होगा 13 क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज में। अब हम बात करते हैं, 14 क्वेश्चन है, 13 नहीं, ये गलती से टाइप 13 हो गया, 14 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, ये PYQ है, एनसीईआरटी की है, बट बोर्ड में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन इस तरीके के सिमिलर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कॉन्सेप्ट सेम है, अच्छे से समझ लो। इसमें 2 AP है, एक शुरू हो रहा है 63 से, दूसरा है 3 से, और एक डिक्रीजिंग में एक इंक्रीजिंग में है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये AP डिक्रीज हो रहा है और ये AP इंक्रीज हो रहा है। ये दोनों में एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है, मतलब इसमें भी और इसमें भी। वो कौन सा नंबर हो सकता है आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो अब इसके लिए इसे करेंगे कैसे, ठीक है। दोनों AP अलग है, दोनों की फर्स्ट टर्म अलग है, और दोनों की कॉमन डिफरेंस भी अलग है, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि उस टर्म को हम मान लेते हैं AN। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि लेट दैट कॉमन नंबर या टर्म बी AN। अब जब ये AN है, ओके, तो फिर इस AP में वो हो या फिर इस AP में हो, दोनों AP में तो इक्वल ही होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 AP इज इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि AN इज इक्वल टू A-N। मैं इसमें जो वो टर्म्स हैं उसको A-N लिख रहा हूँ, और इसमें जो वो कॉमन है वो AN है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा डिफरेंसेस पता चले, क्योंकि दोनों AP अलग अलग है। तो अब AN का मतलब है फ्रॉम फर्स्ट AP, ये फर्स्ट AP है, और A-N का मतलब है सेकेंड AP, ओके। तो अब फर्स्ट AP को हम एक्सपेंड करेंगे जनरल फॉर्म में। तो इस फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस और इस फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म है उसे हम 1 1 से डिनोट करेंगे, और सेकेंड AP का जो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म है उसे हम 2 2 से डिनोट करेंगे। तो AN हमने किससे कंसिडर किया है, फर्स्ट AP का, मतलब ये जनरल फॉर्म है, और A-N सेकेंड AP। इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D1। फिर आ जाएंगे A-, मतलब सेकेंड AP की बात हो रही है, तो A2 प्लस N माइनस 1 इंटू D2। अब यहाँ जो गिवन है हम पुट कर लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे निकालना है n, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हो क्वेश्चन में फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n। तो n निकालने के लिए बच्चों हम ये कर लेते हैं कि ये जो n वाले टर्म्स हैं उन्हें एक साइड कर लेते हैं, n माइनस 1 इंटू D1 एंड n माइनस 1 इंटू D2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। जैसे n माइनस 1 यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो D1 माइनस D2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है।
अब देखो वैल्यू रखते हैं, D1 का मतलब फर्स्ट एपी, यहाँ देख लो D1 अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो D1 बच्चों इस तरीके से निकल जाएगा, देखो 65 माइनस 63 इक्वल टू 2, और A1 की वैल्यू है स्टार्टिंग में 63। इसी तरीके से अगर मुझे D2 निकालना है तो D2 की वैल्यू देखो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, और A2 की वैल्यू है यहाँ पे 3, वो चीज़ हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं कि n-1, और D1 की जगह बच्चों क्या रखना है 2, एंड D2 की जगह क्या पुट करना है 7, A2 की जगह हम 3 एंड A1 की जगह हम पुट करेंगे 63। अब यहाँ पे एक स्टेप और देख लो, ये -5 और 3 माइनस 63 ये होता है -60, ये कटेगा 12 टाइम्स में, 1 इधर ला के ऐड कर देंगे तो 13 टर्म। तो पता ये चला कि ये जो है टर्म्स की जो बात हो रही है कि दोनों एपी में कॉमन है, मतलब इक्वल है, वो 13 टर्म है। इस एपी का 13 टर्म और दूसरे एपी का 13 टर्म्स बिल्कुल इक्वल होगा, आप इससे निकाल के चेक भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन 18 है एनसीईआरटी 5 एक्सरसाइज 5.2 की, इसमें लिखा है सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, ये मिलके होगा 24, और इसी एपी में 6 एंड 10 टर्म्स को अगर ऐड करेंगे तो होगा 44। तो बच्चों इसे कैसे करेंगे, देखो गिवन में है कि सम ऑफ 4th एंड 8th, तो a प्लस 4 4th का मतलब और 8 टर्म का मतलब है a8, ये दोनों मिल के हो जाता है 24, और a4 को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ तो a प्लस 3d, और a8 को लिखूँ तो a प्लस 7d, और ये होगा 24 के इक्वल। देन इससे सम कर लेते हैं तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल देते हैं तो a प्लस 5d, और 24 कहाँ हो जाएगा 12 कॉमन लेने की वजह से, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बच्चों हम बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, 6 और 10 टर्म को ऐड करने से ये किसके इक्वल हो रहा है, तो ये इक्वल हो रहा है 44 के। तो अब इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, a प्लस 5d एंड a प्लस 9d इक्वल 44, a प्लस a 2a हो जाएगा, 9 प्लस 5 14d, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 44। यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेके इसे हाफ कर लेंगे तो a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, इन दोनों इक्वेशन को जैसे मैंने पहले बताया था, दोनों इक्वेशन निकालने के बाद आपको सिंपल ये करना है कि फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेना है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 और सेकेंड है a प्लस 7d इक्वल टू 22। जब इसे आप माइनस करोगे तो नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज कर दिया जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखो -2d है, और -22 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा -10, और यहाँ से d की वैल्यू बच्चों मिल जाएगा +5। अब d जब हम निकाल लें तो d की वैल्यू पुट करके हमें a निकालना है, इसलिए कि हमसे पूछा गया फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, मतलब एक AP बनाना है तो उसके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो अब देखो हमने जब d निकाले तो a की वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो किसी भी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर लो। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे 1 में मैं अगर d की जगह 5 पुट कर देता हूँ तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, और ये होगा a इक्वल टू 12 माइनस 25 इज इक्वल टू -13। तो a की वैल्यू आ गया -13, d की वैल्यू आ गया 5। तो बच्चों आपको चाहिए एक AP बनाना है, तो वो देख लो AP किस तरीके से। रिक्वायर्ड AP जो हम बनाएंगे, फर्स्ट टर्म पहले लिखा जाता है वो है -13, अब इसमें d ऐड करेंगे तो -13 में +5 कर देंगे तो -8, फिर 5 कर देंगे तो -3, और इस तरीके से हम AP बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में यही कहा गया था कि हमें एक AP जो है उसके 3 टर्म्स निकालने हैं शुरू के, तो वो -13 -8 -3 होगा। इसी तरीके से आगे हम +d करते जाएंगे और टर्म्स बनते जाएंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, और जो भी मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हो। तो अब कुछ ही क्वेश्चन है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए और आपके लिए। अब एक दो क्वेश्चन और है वो भी हम देख लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज फिनिश होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसके बाद वो कौन सा क्वेश्चन। ये स्टूडेंट ये एक्सरसाइज की मैंने सबसे लास्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 20। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, और ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसा है कि इससे थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो चीज़ मैं क्लियर कराने के लिए लिया है। हालांकि है ये बहुत आसान, आप भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप देखो एक रामकली है, वो पहली वीक में 5 रुपीज़ जो है वो सेव कर रही हैं हर साल के, ठीक है, वीक ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75।
in the nth week. Our weekly saving becomes 20 रुपीज़ 75 पैसे फाइंड इट, मतलब कितने जो है वीक्स में ये टोटल 20 रुपये 75 पैसे सेव कर ले रही हैं। और इनका जो है सेविंग करने का रूल क्या है कि पहली सप्ताह में इन्होंने 5 रुपये रखा था, एक पहली साल की है ना, उसके बाद फिर ये हर वीक में क्या कर रही हैं कि ये इंक्रीज कर रही हैं 1.75 रुपीज़ से। तो इंक्रीमेंट का मतलब हो गया कि वो डी हो गए, और जो शुरुआत की हैं थे वो फर्स्ट टर्म है, और ये जो इनके पास टोटल अमाउंट इकट्ठे हो रहे हैं, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये है ए एन, ये है ए एन। तो हम यहाँ पे बच्चों यहीं शुरू करेंगे, इस क्वेश्चन में बनाना यहीं से शुरू करेंगे कि इनके पास टोटल जो कलेक्शन हुआ है वो हमें नहीं पता कितने वीक्स में हुआ है, तो उसे हम कंसिडर कर लेते हैं एन। जब भी आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए आप उस लास्ट टर्म को एन मान लोगे, और एन को जनरल फॉर्म में आपको लिख देना है कि जैसे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 20.75। अब जो आपके पास है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस वो यहाँ पुट कर लो। उन्होंने 5 रुपये से शुरू किया था, एन हमें कैलकुलेट करना है, डी का मतलब है उनका इंक्रीमेंट, ये आ गया 20.75। बहुत सारे बच्चे इसे एस एन से बनाने लगते हैं, उनको लगता है ये सब नहीं, एस एन पे नहीं है, ये जनरल फॉर्म वाले क्वेश्चन है। ये आपको बस एक याद रखना है, एस एन वाले क्वेश्चन में लिखा रहता है यहाँ टोटल, यहाँ इनका सेविंग हो रहा है और ये वीकली करते जा रही है, मतलब ये इनका एक टर्म वाइज बात हो रही है। तो अब यहाँ पे ये 5 को इधर ला के माइनस करना है, तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20 माइनस 75 में से अगर 5 माइनस कर दे तो 15.75। अब यहाँ बच्चों n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर लो तो 1575 अपॉन 175। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कैंसिल होकर 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे बच्चों आपको ये करना है 1 इधर लाकर ऐड कर देना है। तो टोटल ये 10 वीक्स में ये इनके पास कलेक्शन 20 रुपये 75 पैसे रामकली के पास हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने बच्चों इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस किए, शुरू से लेके एंड तक। जो क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के बच्चों के लिए, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ ये बताऊँगा कि बेसिक मैथ्स वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, और स्टैंडर्ड जो मैथ्स ले रखे हैं बच्चे उन्हें बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए और क्या करना चाहिए। तो फिलहाल हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इसे बार बार देखें, और इसमें जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो अपने नोट्स में उसे नोट करें। और इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो इससे मिलते जुलते, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया है वो बिल्कुल सिमिलर है, इसी कॉन्सेप्ट पे है। तो आप उस क्वेश्चन को खुद करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहते हो अगला, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो फिर हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। फिर बच्चों मिलते हैं दूसरी एक्सरसाइज में, इसके अगली एक्सरसाइज में। तब तक आप प्रैक्टिस करो और इसी तरीके से मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ। थैंक यू सो मच।